अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसमें आपको एमडी कैट के नोट्स मिलेंगे जो कि मैंने अपनी जर्नी के दौरान बनाए। इस इनको पढ़ने के बाद या इनसे डील करने के बाद आपको अपने अपने कोर्स की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये नोट्स मैंने अपनी अपने हर एक जगह से बनाए हैं और बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला इंट्रोडक्शन कर चुके थे जिसमें हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बायो एलिमेंट्स में मेजर और माइनर को डिस्कस किया था, साथ में ट्रेस अमाउंट को भी डिस्कस किया था, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म और मेटाबोलिज्म इनको डील किया था। तो अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास आते हैं मिनरल्स जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। अगेन बता रही हूँ, मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये सारे हमारे पास क्या देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेजर हमने डील करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा कि हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं या फिर इनऑर्गेनिक। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पाए जाते हैं। देखिए ना, हम डील तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, वो एसिड, बेस, ये हमारी बॉडी सब कुछ प्रोड्यूस करती है। लेकिन हम मेजरली डील करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। चलें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ये अभी इसके बारे में बहुत कम बातें, लाइक मेन नहीं बातें, ये आपकी ना बुक के अकॉर्डिंग सारा कुछ सीक्वेंस है अभी, कि बुक जिस तरह बुक में मेंशन है तो वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट आगे मज़ीद डिटेल जो होगी वो जब इसका टॉपिक हम स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगी। जैसे कि अब कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा डिटेल टॉपिक है जिसमें उसके बारे में उसके पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, वो सब कुछ डिस्कस करना है हमने, जैसे कि उस पर डील करेंगे। लेकिन हम मेजर देखेंगे कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो कार्ब्स की बात करें, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमारे पास जब मैं से आपको मैंने पढ़ाना तो है आगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी होता है और दूसरा होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो वो आपसे वहाँ पे डिस्कस तो करना है, बट खैर यहाँ से आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको मैं बुक की डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने डायग्राम बनाई है। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसकी साइटोप्लाज्म है, ये लाइक अंदर वाला लेयर है और ये आउटर लेयर है। आउटर मेम्ब्रेन पे आप देखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइक का मतलब होता है ना, बेसिकली ग्लाइक का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड प्रोटीन्स और ये जो कार्ब्स मिल के बना देंगे हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। इस तरह ये मेम्ब्रेन की हमेशा बाहर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होंगे। इस पॉइंट को अपने नोट रखना है, हमेशा याद रखना है। तो अब एक पॉइंट हमें समझ आ गया कि ये हमेशा हमारे मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और ये सेपरेटली ही नहीं, कंजुगेशन की फॉर्म में, या फिर आप कह लेंगे कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स इस तरह होते हैं, इस तरह ही ये प्रेजेंट होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या तो प्रोटीन के साथ मिल जाएंगे या फिर लिपिड्स के साथ कंबाइन करके इस तरह अपना आप को स्टेबल रखते हैं। इस तरह दे प्रोवाइड फ्यूल टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब फ्यूल किस तरह की एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो इस तरह हमें ये प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड हमारे पास है प्रोटीन्स, दे आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। अभी आपको मैं डायग्राम जो दिखाई थी उसमें एक बड़े मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स तरह के, इस तरह के बड़े कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने हुए थे, वो बेसिकली वो बस प्रोटीन्स थे। अब वो प्रोटीन्स इंटीग्रल हो सकते हैं, पेरिफेरल हो सकते हैं, एक्सट्रिनरल, सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो या तो मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, मेम्ब्रेन के बाहर, लाइक मेम्ब्रेन के रीजन में होंगे, राइबोसोम्स में होंगे, साइटोस्केलेटन में, या एंजाइम्स, इन सब जगहों पे हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है। दे प्रोवाइड रिजर्व्ड सोर्स एनर्जी, रिजर्व होती है महफूज की हुई होती है, रिजर्व सोर्स एनर्जी जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं, एंड शेप एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अब आप इनको पॉइंट्स याद रखना है कि एनर्जी सोर्स भी यही है, शेप और प्रोटेक्शन भी यही है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए क्या है, ये क्रोमोसोम के अंदर पाया जा रहा है और हमारे सेल की एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल करता है। सेकेंड है हमारे पास आरएनए। वो हमने पहले बात की थी डीएनए की, अब हम बात करेंगे आरएनए की। आरएनए आरएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस, ये देखिए ना, ये सेल है बाहर और ये इसका न्यूक्लियस है। मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया कि बहुत माइनर्स होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्म, इन दोनों में जो है मेरे जो आरएनए पाया जाता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेता है और उसे कॉपी करके और प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट मैंने एक टेबल ड्रॉ किया जो कि बुक में भी आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे हर चीज़ को कवर किया हुआ है।
ओके, तो अब यहाँ पे देखें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल, इसमें से अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब इसको मैंने कैसे याद रखा हुआ है? सबसे पहले वाटर की बात करें, वाटर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। दो मेमेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल दोनों में 70% पाए जा रहे हैं, ये तो पॉइंट इजीली आप याद कर सकते हो, और वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे बात करते हैं प्रोटीन्स की। बैक्टीरियल सेल में 15% है, जबकि हमारे मेमेलियन मतलब कि इंसानों के सेल में 18% प्रोटीन्स है। कार्ब्स की बात करें 3% है, मेमिलियन सेल में 4% है। लिपिड्स 2% है, एंड मेमिलियन सेल में 3%। डीएनए 1%, इसमें 0.25%। अब आप बोलोगे बैक्टीरिया सेल में 1% है, हमारे में क्यों? अब इसका लॉजिक सुने। इसका मेन लॉजिक ये है कि बैक्टीरिया का सेल है ही छोटा सा, एक तो मेमिलियन सेल है बड़ा, ये सिंगल सेल है, और इसमें कोई ऑर्गेनेलिस वगैरह भी वेल डेवलप्ड वेल सेटल नहीं है। और इसमें और डीएनए का एक मॉलिक्यूल एक स्ट्रैंड इस तरह बस ऐसे मौजूद है। बट हमारे अंदर डीएनए प्रॉपर स्ट्रैंड्स की फॉर्म में है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है डीएनए का, आरएनए का, इसलिए इसकी अमाउंट कम नहीं है। ये हमें लग कम रहा है, बट ओरिजिनली ये अमाउंट इससे ज़्यादा ही होती है। खैर, आरएनए की बात करें तो वो भी 6% है, हमारे पास 1.1%, ये कम है। दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स, ये 2% इक्वलिटी में आएंगे, और इनऑर्गेनिक भी 1% आएंगे। अब इसको याद कैसे करना है? अगर अपने जहन में रखो कि आपने ये सीक्वेंस पहले याद रखनी है कि पहले वाटर है, प्रोटीन्स, कार्ब्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, 70-15 ये करो, फिर 3-2-1 और 6-2, 70-18-4, 3.25, 1.1 एंड 2, इस तरह करके करोगे तो इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। इसके बाद हम स्टडी बताते हैं आपको, डील करते हैं एमसीक्यूज़ की। कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि मैंने अब ये लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ऑप्शंस हैं अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा एंड गैमा, वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड आरएनए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ह्यूमन सेल? अब हमारी बॉडी में कौन सा इंपॉर्टेंट है? अब हमने बताया था वाटर से 70% था, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास 4% थे, प्रोटीन्स हमारे पास 18% थे, एंड आरएनए हमारे पास 1.1%। तो मोस्ट अबंडेंट कौन सा हो गया? वाटर। मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी वाटर होगा, देख लें। अब मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? आप क्या कहोगे? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखिए मैंने इनको हाईलाइट कर देती हूँ, ऑर्गेनिक अलग है और इनऑर्गेनिक अलग। तो और इनऑर्गेनिक में वाटर आ गया, एंड ऑर्गेनिक में हमारे पास प्रोटीन्स आ गया, कि वो 18% था। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा आ जाएगा? तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड भी हमारे पास, लेकिन उसने जनरली कंपाउंड बोला है जो ह्यूमन सेल में, तो वो भी प्रोटीन है, देखें। लेकिन अगर वो बोले कि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकेंड मोस्ट अबंडेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। थर्ड मोस्ट अबंडेंट भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल आरएनए, ठीक है, क्योंकि बताया था कि 6% है। ये आपको समझ आ गई बात की थर्ड मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरियल सेल में कंपाउंड कौन सा है? आरएनए। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल, वो भी हमारे पास आरएनए ही है। जिसके बाद आता है विच इज़ द लीस्ट अबंडेंट इन मैमेलियन सेल। लीस्ट अबंडेंट कौन सा है? इनऑर्गेनिक आयंस, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्ब्स हैं बेसिकली, CHO कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए या आरएनए। तो उसमें डीएनए, इसकी अमाउंट कितनी थी? 0.25, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत कम अमाउंट है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो 1% थे। आप ये देखना, ये 1% थे और ये 0.25% थे, ओके। उसके बाद अभी चीज़ है लीस्ट अबंडेंट इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में सबसे कम कौन सा है? आयंस, कैल्शियम। क्यों? आरएनए हमारे पास कितना था? 6%। डीएनए हमारे पास कितना था? ये 1% आई गेस था। एंजाइम्स भी 2% थे, बट ये हमारे पास इसकी अमाउंट कैल्शियम आयंस की कम थी। सेकेंड लीस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन सेल वो कौन सा है? सल्फेट आयंस, ठीक है। उसके बाद थर्ड विच इज़ द थर्ड लीस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन सेल। थर्ड लिस्ट में लाइक आपको सीक्वेंस करनी पड़ेगी, इस तरह करके आपको याद हो जाएगा। तो ये आरएनए, मोर अमाउंट ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट इन मेमेलियन सेल। क्यों? साइज ऑफ मेमेलियन सेल ज़्यादा है, बैक्टीरियल सेल कम है। देखें इसकी लॉजिक बोला क्या है आपको पता है? बैक्टीरियल सेल में इसकी परसेंट 6% है, मेमेलियन सेल में इसकी 1.1% है। अब आप बोलेंगे ये तो 1 और वो 6 है, लेकिन आरएनए ज़्यादा गेन मेमेलियन सेल में ही है, क्योंकि साइज़ बड़ा है। ये पॉइंट देखा आपने, हमारा सेल बड़ा है जबकि बैक्टीरिया सेल छोटा है, इसलिए आप इसकी रेशियो पे मत जाएं। आप देखें कि 6% उसका साइज़ देखें कितना है। बैक्टीरिया बहुत छोटा है, बट हमारा सेल एज़ कम्पेयर टू उनसे बड़ा है, तो इसलिए हमारी अमाउंट भी इसमें ज़्यादा हो जाएगी।
आप इसकी रेशो पे बच जाए, मैं अगेन कह रही हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए, हमारी बॉडी में 1.1% है RNA, लेकिन हमारा सेल का साइज़ बड़ा है। हम जल्दी से देखते हैं एक और टॉपिक, इसमें आ जाएगा कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस। 2 पॉइंट्स हैं, इनको देखेंगे। ये बेसिकली ना टेक्स्ट बुक का है फेडरल की, उसमें से ये टॉपिक थोड़ा सा उठाया हुआ है, बट ये हमारी बुक में भी है PTB में, लेकिन दूसरे में भी ये थोड़ा सा डिटेल थी तो मैंने तो वहाँ से बिठा लिया। ओके, अब कंडेंसेशन का दूसरा नाम क्या है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डी मीन रिमूवल, हाइड्रेशन मीन वाटर, वाटर की रिमूवल एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, सिंथेसिस की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन ये कहेंगे। अब देखिए मोनोमर्स, ये मोनोमर्स छोटे मॉलिक्यूल्स जब कोई कंडेंस होंगे तो बनाएंगे पॉलीमर और वाटर निकलेगा। सिंगल मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे, लाइक वाटर जब निकल जाएगा, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे और पॉलीमर्स बन जाएंगे। और हाइड्रोलिसिस में पॉलीमर्स बड़े मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें हम ऐड अप करेंगे और वहाँ से हम मोनोमर्स बना लेंगे। लाइक यहाँ से आप ऐसे ले आओ और यहाँ से आप ऐसे ले जाओ, ठीक है। पॉलीमर्स की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो मोनोमर्स बनाएंगे, और मोनोमर्स जब कंबाइन करेंगे वाटर निकल जाएगा और कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और वो पॉलीमर्स बना देंगे। अब बात करते हैं कंडेंसेशन की, डेफिनेशन देख लेते हैं और अच्छा हो जाएगा। व्हेन टू मोनोमर्स ज्वाइन, a hydroxyl group from one monomer and hydrogen group from other monomer is removed and a water molecule निकलेगा and bond is formed between them. It result in the formation of polymer. ये आप सभी मैंने बात सारी कर ली। इसके लिए रिक्वायरमेंट की बात करें, प्रॉपर एंजाइम होना चाहिए एंड मोनोमर आर इन द एक्टिवेटेड एनर्जी फॉर्म, लाइक एक्टिवेटेड रिच फॉर्म होनी चाहिए, तभी हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और मोनोमर्स कंबाइन करके बनाएंगे पॉलीमर्स। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिसिस, उसमें क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। आपने वाटर ऐड करना है, पहले वाटर रिमूव हो रहा था। हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया कि ये टोटली उसका ऑपोजिट है। अगला है हमारे पास डाइजेशन रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि डाइजेशन के केस में बड़े छोटे मालिक्यूल जो हैं, सॉरी बड़े मालिक्यूल्स जो हैं वो टूट के छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो होते हैं। अब आप खुद देखिए, फूड मालिक्यूल्स, अगर हमने कोई अपना फूड इंटेक किया, उसमें प्रोटीन्स है, कार्ब्स है, तो वो अपने अपने कंपाउंड्स में टूटेगा, जैसे कि अमाइनो एसिड्स में टूटेगा, सब यूनिट्स में इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें भी इंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि अब कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेस, प्रोटीएस, न्यूक्लियस, ये सारा कुछ आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 आई गेस है, जिसमें हम न्यूट्रिशन वाला पढ़ते हैं, तो वहाँ पे स्टमक के अंदर किस तरह डाइजेशन हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो सब कुछ हमने डील किया था। तो आपको इसमें मैं आगे जब जाऊँगी तो पढ़ाऊँगी, तो वो भी आपसे साथ सारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट एंड होता है। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें वाटर की इंपॉर्टेंस हो जाएगी एंड देन फर्दर टॉपिक्स हम स्टडी करते जाएंगे। अगेन आपको मेरे चैनल आपको अच्छा लगा तो उसको सपोर्ट कीजिएगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और मैं आपका रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।